Morning everyone. Welcome to our channel Gurudwaran Public School. I am Soni Singh, Principal of Gurudwaran Public School. Once again we are here to discuss about verb base form. वर्ब बेस फॉर्म के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था एंड डिटेल में बताया था कि वर्ब बेस फॉर्म क्या होता है। आज मैं यूसेज बताऊंगी वर्ब का बेस फॉर्म का यूसेज क्या है, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि यूसेज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ और कवर कर रही हूँ, जिसमें यूसेज वेयर वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल ग्रामर। सो हमें ये देखना है कि बेस फॉर्म जो है कितना इम्पोर्टेंट है और फिर कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यूज पढ़ेंगे आज वर्ब यूज ऑफ बेस फॉर्म का जो यूज है, यूज हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला यूज जो होता है वर्ब के बेस फॉर्म का, वो होता है मॉडल्स के साथ। सबसे पहला जो है यूज मॉडल्स के साथ होता है। विथ मॉडल्स वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल्स क्या होता है? व्हाट इज मॉडल? मॉडल इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं ग्रामर में, जितने भी मॉडल्स हैं वो सब जो है हेल्पिंग वर्ब है। और सारे हेल्पिंग वर्ब को बुक्स में ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखा रहता है। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब को ही बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। सो मॉडल्स जितने हैं, मॉडल्स क्या क्या होते हैं? कैन, मे, माइट, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारे जो हैं मॉडल्स होते हैं। तो जितने भी हम मॉडल्स यूज करते हैं उनके साथ हम हेल्प वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई शैल स्टडी। देखिए आई शैल स्टडी में शैल क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद हमने क्या यूज किया है? यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्टडी जो है वो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि स्टडी का फर्स्ट फॉर्म भी स्टडी होता है और बेस फॉर्म भी स्टडी होता है। तो देखिए नेक्स्ट में आई शैल, यहां भी पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहां देखिए आई शैल बी ऑन टाइम। जब मैंने आई शैल बी ऑन टाइम कहा तो यहां पर क्या आया है? वर्ब का। मैंने इज एम आर तो यूज किया नहीं, मैंने क्या यूज किया है? वर्ब का बेस फॉर्म। तो यहां से पता चल रहा है कि जब यहाँ पे मॉडल के बाद तुरंत क्या आया है? वर्ब का बेस फॉर्म। तो यहाँ भी क्या आया है? वर्ब का बेस फॉर्म। कैसे पता चल रहा है? हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि बी का जब हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं मॉडल के बाद, बी का मतलब बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं। बी इज अ बेस फॉर्म। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया है कि बी क्या है। बेस फॉर्म के बारे में बहुत डिटेल बताया है। जिसने भी लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट क्लास को फॉलो करके लास्ट वीडियो को देखिए, इसके पहले वाले, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। आई शैल बी ऑन टाइम, जब मैंने बी बोला तो यहाँ पर आपने क्या बोला? स्टडी। और यहाँ पर मैंने सेम मॉडल के साथ बी वर्ब यूज किया है। तो यहाँ इससे क्लियर हो रहा है कि ये भी जो है वर्ब का बेस फॉर्म ही है। ओके, और ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो इमीडिएटली मॉडल के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप कहीं नोट में लिख लीजिए। नोट में इमीडिएटली आफ्टर मॉडल वर्ब बेस फॉर्म comes। इमीडिएटली आफ्टर मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। ओके, तो ये पहला यूज है वर्ब के बेस फॉर्म का। नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट यूज
नेक्स्ट यूज जो है, बेस फॉर्म का जो नेक्स्ट यूज है, imperative sentences. We see imperative sentences. इसमें देखते हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। यूज इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं, आइए सेंटेंस देखिए। गो देयर, जैसे मैंने बोला गो देयर, अब ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। गो देयर, यहां पर आपको लग रहा है ना कि गो है, तो गो तो फर्स्ट फॉर्म भी होता है और बेस फॉर्म भी होता है, लेकिन जब हम बी का फॉर्म यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, बी ऑन टाइम। मैंने यहाँ बोला कि इज ऑन टाइम, आर ऑन टाइम, एम ऑन टाइम, ऐसा कुछ तो नहीं बोला मैंने। क्यों? क्योंकि बी के जितने भी फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं, बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उसको तो मैंने नहीं बोला। बेस फॉर्म ऑफ जो वर्ब है उसको तो मैंने नहीं बोला कि यहाँ पर इज, एम, आर लिखा मैंने, इज ऑन टाइम, आर ऑन टाइम नहीं बोल रही हूँ। तो बी ऑन टाइम जब यहाँ पर है तो ये भी तो बी वर्ब का बेस फॉर्म है, गो भी। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस भी जो होते हैं स्टार्ट्स विथ यहाँ पर वर्ब बेस फॉर्म। इंपरेटिव सेंटेंसेस भी जितने भी होते हैं, जैसे मैंने कहा हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कम हियर, ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, वो वर्ब के बेस फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है आदेशात्मक, बट नाम है आदेशात्मक, इसमें सजेशन, प्रेयर सब होता है। सजेशंस, प्रेयर, इस और भी होते हैं, सिर्फ नाम है आदेशात्मक, इसका मतलब नहीं सिर्फ ऑर्डर वाले सेंटेंस होंगे, इसमें बाकी सारे होते हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इंपरेटिव के, उसके फर्स्ट, उसका जो स्टार्ट होता है वो वर्ब के बेस फॉर्म से होता है। और वर्ब का बेस फॉर्म होता है, आपको ये नहीं समझना है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये प्लूरल होता है, और इसमें और बेस फॉर्म में बहुत डिफरेंस है। इसलिए हमें इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे हेल्प लिखा है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है। इसलिए हम लोग हमेशा जो है इस पर ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और बेस फॉर्म से कंफ्यूज नहीं करना है। कहाँ कहाँ यूसेज है वर्ब के बेस फॉर्म के, वो मैं बता रही हूँ, वो आप देख लीजिए। और उसके बाद इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आए उसमें आपको देखना है, यही जानना है कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज हुआ है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म जब आएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म जनरली सेम होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है, जनरली सेम होता है। इसीलिए हम नहीं समझ पाते कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि बेस फॉर्म है। ओके, तो इन दो यूज बता दिया। पहला यूज मॉडल्स के साथ वर्ब के बेस फॉर्म का, दूसरा जो यूज है वो इंपरेटिव सेंटेंसेस में है। सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के शुरुआत में आपको वर्ब का बेस फॉर्म मिलेगा, और वर्ब के बेस फॉर्म से ही इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट यूज में थर्ड यूज ऑफ बेस फॉर्म देखते हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग बेस फॉर्म प्रे करते हैं, विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस में क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गॉड ब्लेस यू मैंने कहा, राइट, तो गॉड ब्लेस यू ये कौन सा सेंटेंस है। ये अगर टेंस जिसको पता होगा, टेंस के बारे में नॉलेज है आपको, तो आप यहाँ पे बोल
सकते हैं या पूछ सकते हैं कि ये जो गॉड है, गॉड कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। टेंस वाले स्टूडेंट्स जिनको टेंस का पता है वो जरूर जानते होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ब्लेस कौन सा वर्ब है? मैंने बताया है कि फर्स्ट फॉर्म इज प्लूरल फॉर्म। तो ब्लेस इज अगर फर्स्ट फॉर्म तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? प्लूरल। प्लूरल फॉर्म में अगर गॉड के साथ प्लूरल फॉर्म लगाया है तो फिर गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस टाइप। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक, विश, इच्छा सूचक जो सेंटेंस होते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये विश वाले, प्रे वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर यहां पर मैं कह रही हूं कि गॉड अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ब्लेस सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो ब्लेस है, ठीक है, और वर्ब का सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वो क्या है? ब्लेसेस है। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म जो है वो ब्लेसेस है, और वर्ब का बेस फॉर्म क्या है? वो है ब्लेस। अब बताइए कि ये और ये तो दोनों सेम है। तो अब यहां पर अगर मैं कहूं कि ये फर्स्ट फॉर्म है तब तो ये गलत हो जाएगा ना। तब तो मुझे कहना चाहिए कि यहाँ पर ब्लेसेस आना चाहिए। अगर गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब तो ये है, तो यहाँ पर ब्लेसेस आना चाहिए। और अगर ये ब्लेसेस लगा दिया तो ये प्रेजेंट का रूटीन बताने लगेगा, यानी कि प्रेजेंट में टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस बन जाएगा, गॉड ब्लेसेस यू। ओके, तो ये क्या बताएगा? प्रेजेंट में, टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? रूटीन बताता है। या तो जैसे मैं बोलूंगी अगर कि मैं यहाँ रोज आती हूँ तो आई कम हेयर डेली, तो ये मेरा रेगुलर रूटीन है। मैं कभी कभी आती हूँ, ये मेरा इरेगुलर रूटीन है। यानी कि टेंस सिंपल प्रेजेंट क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो वो रेगुलर रूटीन बताएगा या इरेगुलर रूटीन बताएगा, बट वो रूटीन बताएगा। रेगुलर रूटीन बताए या इरेगुलर रूटीन बताए, सिंपल प्रेजेंट टेंस रूटीन बताता है। और गॉड ब्लेसेस यू इज अ रेगुलर रूटीन में आएगा, मतलब कि गॉड हमेशा ब्लेस करते हैं। गॉड ब्लेस करते हैं इसका मतलब आपको गॉड हमेशा ब्लेस करते हैं, उनका रूटीन है। बट हम तो यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे, ऐसा तो होता नहीं है। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, विश कर रहे हैं कि गॉड आपको ब्लेस करे, गॉड आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना देते हैं रूटीन वाला, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये मीनिंग से गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो भी सेंटेंस बनते हैं वो वर्ब के बेस फॉर्म से बनते हैं। यहाँ पे ब्लेसेस नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा? ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, ये दोनों नहीं है। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आप वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे। जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उस सब में वर्ब का बेस फॉर्म कहते हैं, यूज करते हैं। जैसे गो टू हेल्प, तो गो क्या है? वहां पे वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। कई लोग सोचेंगे कि गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू भी होता है, तो मे गॉड ब्लेस यू भी होता है, गॉड ब्लेस यू भी होता है। मे गॉड ब्लेस यू इज द एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मे से ही जनरली स्टार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, बट यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस
जनरली स्टार्ट्स विथ मी। ओके, सो नेक्स्ट यूज हमारा फोर्थ यूज है। फोर्थ यूज में आते हैं। फोर्थ यूज क्या है? फोर्थ यूज जो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। ओके, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। इसमें टू क्या है? टू जो है ना, ये टू इन्फिनिटिव का भाग है। ये टू इन्फिनिटिव का भाग है। ओके, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो इन्फिनिटिव का भाग होता है। और इसमें इस सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव में, अच्छा इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसका टेंस से और सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते हैं। उन पर जो है टेंस या सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्टडी। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी कहा, मैं यहाँ पे आई वॉन्टेड भी तो बोल सकती हूँ, वॉन्टेड भी बोल सकती हूँ। आई वॉन्टेड बोल रही हूँ तो भी टू स्टडी ही लगेगा। ये टू स्टडी क्या है? इन्फिनिटिव है। आई, जब मैंने सब्जेक्ट चेंज किया तो क्या होगा? ही अगर मैंने लगाया तो ही वॉन्ट्स हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू स्टडी। दोनों ही केस में आप देखिए कि कौन चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये इन्फिनिटिव का, ये इन्फिनिटिव यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब जिसका टेंस से और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटिव जो होते हैं, अब यहाँ पर इन्फिनिटिव में आपको ये चीज, ये जो टू है, ये चीज क्लियर रखना है कि ये जो इन्फिनिटिव का भाग है, ये जो टू है इन्फिनिटिव का भाग है। लेकिन यही टू अगर प्रेपोजिशन होता है, अगर यही टू प्रेपोजिशन के रूप में आएगा तब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म नहीं लगेगा। तब जो है बेस फॉर्म नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि टू जो है हमेशा इन्फिनिटिव का ही भाग हो, ये प्रेपोजिशन भी होता है। और जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं, ऑल प्रेपोजिशन जैसे ऑन है, एट है, इन है, अबव है, बिलो है, ये सारे प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा जो है जीरंड आता है। ऑल प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय जीरंड। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पर तो इन्फिनिटिव है, लेकिन अगर यही चीज मैं बोल रही हूं कि टू प्रेपोजिशन है तो क्या होगा? ये आपका सेंटेंस था इन्फिनिटिव का, आई वॉन्ट टू स्टडी। अगर मैंने कहा ही इज एडिक्टेड, उसे लत लग गई है टू स्मोकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर जो टू है वो प्रेपोजिशन है जो कि इसके साथ आया है, एडिक्टेड के साथ आया है, और ये प्रेपोजिशन है। और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो आपको जीरंड है आपका, जबकि वर्ब नहीं है ये। तो इसके बाद भी आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडिक्टेड जो है वर्ब है,
ही इज एडिक्टेड, उसे लत लग गई है टू स्मोकिंग, मतलब उसे स्मोक करने की लत लग गई है। यहाँ पर एडिक्टेड के साथ टू जो आया है वो फिक्स प्रेपोजिशन है, और कुछ वर्ब्स के साथ जो है फिक्स प्रेपोजिशंस आते हैं, वो उनके साथ आते ही आते हैं, तो उनका चेंज नहीं होता है। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जीरंड है और जीरंड के साथ जो है हमेशा प्रेपोजिशन ही आएगा, यानी कि सारे जो प्रेपोजिशंस हैं वो जीरंड्स के को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑल प्रेपोजिशन आर फॉलोड बाय क्या, जीरंड या नाउन। जीरंड ही तो नाउन है, नाउन जीरंड सेम है। अगर ये नाउन को फॉलो करते हैं, अगर नाउन नहीं आया आपके पास सेंटेंस में तो क्या करेंगे, वर्ब को जीरंड बनाएंगे, ठीक है, नाउन या जीरंड। ऑल प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय नाउन या जीरंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास नाउन नहीं है तो उसको नाउन बनाइए। नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मोकिंग किया मैंने, वर्ब में आईएनजी जोड़कर हम जीरंड बना लेते हैं, तो वर्ब को नाउन कैसे बना सकते हैं, वर्ब को नाउन या तो इस फॉर्म में बनाएंगे या तो इस फॉर्म में बनाएंगे, इंफिनिटिव के फॉर्म में बनाइए या फिर जीरंड के फॉर्म में बनाइए। इंफिनिटिव भी नाउन की तरह एक्ट करता है, और इसके लिए हम लोग इंफिनिटिव का पूरा जब वर्ब में पढ़ते हैं, इंफिनिटिव, जीरंड्स, पार्टिसिपल्स, तो इसमें सारे क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यूज इसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए। इन्फिनिटिव मैंने बताया, अगर इन्फिनिटिव यहाँ तक क्लियर हो गया कि इन्फिनिटिव में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के रूप में। अब ये जो टू मैंने बता दिया कि अगर प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म ये बेस फॉर्म ही आएगा, आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन वो इन्फिनिटिव का भाग नहीं होना चाहिए, वो प्रेपोजिशन होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, अगर मैं यहां से टू हटा दूं तो क्या होगा, ये अगर टू यहां से हटा दूं तो ये बन जाएगा बेयर इन्फिनिटिव, और ये आपका है नेक्स्ट यूज। अगला पांचवा यूज है बेयर इन्फिनिटिव का। बेयर इन्फिनिटिव में वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। ओके, बेयर इन्फिनिटिव में वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। अगर ये बेयर इन्फिनिटिव है तो इसमें टू नहीं आएगा। जैसे मैं लिखूं आई लेट हिम स्टडी, आई लेट हिम स्टडी, तो क्या हो जाएगा, ये आई लेट हिम टू स्टडी नहीं रहेगा, यहां से टू को हटना पड़ेगा, आई लेट हिम स्टडी होगा। आई लेट यू गो, यू लेट मी डू दिस वर्क। सो लेट जो है, लेट वर्ब के साथ जो आता है वो बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी कि टू के बिना आता है। अब लेट जो है, लेट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो तीनों फॉर्म में भी आपका बेयर इन्फिनिटिव फर्स्ट बेस फॉर्म में ही रहेगा। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ही है कि टू के बिना वर्ब का बेस फॉर्म। अब लेट जैसे और भी दो चार वर्ब हैं जिनके साथ ये बेयर इन्फिनिटिव आता है, जैसे मेक है और एक दो है जो कि मैं डिटेल ग्रामर में पढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पर इतना ही समझना है कि बेयर इन्फिनिटिव के साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ओके, आई लेट हिम स्टडी, यू लेट मी गो। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों चीजें इन्फिनिटिव हो या बेयर इन्फिनिटिव हो, दोनों के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। चलिए अब नेक्स्ट यूज पे
5th नंबर हो गया। 6th नंबर पे आते हैं, सिक्स्थ यूज ऑफ बेस फॉर्म। अब देखिए, आई हैव टू वर्क हार्ड, शी विल हैव टू स्टडी, द गवर्नमेंट हैड टू लॉकडाउन। इसका मतलब क्या है, आप लोग सेंटेंस देख के समझिए। विल हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैड टू लॉकडाउन, गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ा, यानी हैड टू लॉकडाउन। यहाँ पर द गवर्नमेंट हैड टू, इम्पोज्ड भी आता है। इम्पोज्ड क्या, इमरजेंसी। जिस तरह से हम लॉकडाउन बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इम्पोज्ड भी तो बोल सकते हैं। इम्पोज कर्फ्यू, कर्फ्यू लग जाता है ना कभी कभी। इम्पोज कर्फ्यू मतलब, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, कोई चीज लागू करती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज कर्फ्यू, गवर्नमेंट को कर्फ्यू लागू करना पड़ा, गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये जो है, ये तो वैसे बोला जाता है, हम लोग प्रेजेंट का भी फ्यूचर में बोल देते हैं। आई हैव टू वर्क हार्ड मतलब मुझे करना पड़ेगा या पड़ता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ आना पड़ता है, मतलब रोज आना पड़ता है, तो क्या मुझ पर कोई प्रेशर है? या मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ रोज अगर आकर, तो उसमें कोई प्रेशर है मुझे? नहीं है ना। दैट इज मोरल प्रेशर। मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए तो पढ़ाते हैं। दैट मीन्स आई हैव टू कम हेयर डेली, मतलब मुझे यहाँ रोज आना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये जो है सेंटेंस, ये फ्यूचर प्रेजेंट का है। जनरली ऐसे मतलब फॉर्मेशन देखा जाए तो प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है और ये पास्ट का है। इसमें अगर कोई भी सेंटेंस में पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा से अगर लास्ट करता है, या होगा, he will have to come, उसे आना होगा, he has to come, उसे आना पड़ेगा, पड़ता है, तो ये अगर इससे स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये होता है स्ट्रक्चर इसका। ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं? अब इसमें ये कौन से सेंटेंसेस हैं? ये फोर्स्ड एक्शन कहलाते हैं। ये जो है फोर्स्ड एक्शन कहलाते हैं, मतलब आपको पढ़ना करना पड़ता है। आपकी अगर विश नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ता है, या आपके ऊपर कोई मोरल प्रेशर है जिसकी वजह से आपको करना पड़ता है, तो भी वो फोर्स्ड एक्शन ही होगा। मोरली आप फोर्स्ड है, या सोशली फोर्स्ड है, या मेंटली फोर्स्ड है आप, तो उससे आपको वो काम करना पड़ता है। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस आप इन्फोर्स्ड एक्शन में यूज करते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंसेस जो होते हैं फोर्स्ड एक्शन, इनको बोलते हैं फोर्स्ड एक्शन। ओके, फोर्स्ड एक्शन में हम इसको यूज करते हैं इन, जो मैंने अभी लास्ट 6th यूज जो था वो इन फोर्स्ड एक्शन में, जो मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बता दिया, इसका यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है हैव टू, हैव टू, will have to, had to, इनके साथ प्लस टू का फॉर्म, मतलब सॉरी इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म। इस फॉर्मेशन के साथ वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो इन्फोर्स्ड एक्शन में होता है। इसका मतलब क्या होगा? करना पड़ता है, करना पड़ेगा, करना पड़ा,
तो इस तरह का जो भी एक्शन होगा उसको हम पोस्ट एक्शन कहते हैं। और इस तरह के जो भी सेंटेंसेस एंड होगा हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, हैड टू, उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। ये आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर जो होता है पोस्ट एक्शन, जिस एक्शन पे पोस्ट है वो करना पड़ता है। तो इस तरह का एक्शन जो होता है उसके साथ ये फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इसके साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट यूज में। नेक्स्ट यूज में सेवन नंबर यूज में चलते हैं। जैसे आई एम टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशन। I am to start a new relation. I am about to leave for Delhi. Yeah, leave for the station. I am about to leave for the station. He is going to deliver a speech. देखिए इस तरह का जो सेंटेंसेस होता है, I am to start a new lesson. I am about to leave for the station. मतलब क्या है? I am to start a new, मैं एक नया लेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो क्या मैं चल के जा रही हूँ? नहीं ना। I am to start a new lesson का मतलब है कि मैं करने वाली हूँ, मतलब कि फ्यूचर में जो तुरंत होने वाला एक्शन है, अभी करने वाले हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जरूरी नहीं कि फ्यूचर में, क्योंकि नियर फ्यूचर है, वो अभी अभी होने वाला है। आई एम अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन, मैं स्टेशन के लिए निकलने वाली हूँ। यही इंटेंशन है उस एक्शन को करने के लिए, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, मतलब फ्यूचर में होने वाला है, बट कब? तुरंत होने वाला है। दैट मीन्स इंटेंशन टू डू, करने का इंटेंशन है, इंटेंशन टू डू एक्शन, ठीक है। इंटेंशन टू डू एक्शन मतलब कि करने वाला है, यानी कि उस काम को, उस एक्शन को करने का इंटेंशन है। तो इंटेंशन टू डू एक्शंस में भी हम वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म यूज करते हैं ऑलवेज। तो इस तरह के सेंटेंस, आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, आई एम अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन, शी इज गोइंग टू डिलीवर स्पीच, इन सब में इंटेंशन टू डू एक्शन है। ओके, तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इस तरह का जो सेंटेंसेस है, कैसे सेंटेंसेस है? इंटेंशन टू डू एक्शन, जैसे इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। इज एम आर है तो वॉज वर्ब भी हो जाएगा, वॉज वर्ब भी हो जाएगा। उसके बाद अबाउट टू प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, या प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये होता है स्ट्रक्चर। गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इज एम आर, वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, या अबाउट टू। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है, ये तीनों सेंटेंसेस इस तरह से बनाए जाते हैं। ये इन तीनों स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप इंटेंशन टू डू एक्शंस वाले सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो इनमें
आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है। जैसे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, मैं स्पीच देने वाली हूँ, तो वहां पे टू के बाद डिलीवर, डिलीवर क्या होता है, वो फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे मैंने लिखा था आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो टू के बाद स्टार्ट आया था, स्टार्ट जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है। नेक्स्ट यूज में आते हैं, नेक्स्ट यूज जो मैंने बताया आपको बताना है 8 नंबर। इस तरह का जो सेंटेंसेस होता है, नेक्स्ट यूज में हम देख रहे हैं आई हैड rather stay at home, you had sooner meet her, she had better marry now। ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसमें had आया है तो आपको लगेगा कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन पास्ट का नहीं है। ये had के साथ rather आया है, यहाँ पे had के साथ sooner आया है, had के साथ better आया है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सजेशन। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हैं, जैसे आई हैड rather stay at home, मतलब मैं मेरे पास बाहर निकलने का, ये जो had rather है ना, ये चॉइस दर्शाता है, मतलब कि मुझे बेहतर है कि मैं घर पे ही रहूं। You had sooner meet her, तुम्हें उसे जल्द ही मिलना चाहिए। That means तुम्हें उसे, अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो, जैसे आपको प्रॉब्लम है किसी तरह का, तो हम बोलेंगे you had sooner meet a doctor। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो कहेंगे ना कि तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। She had better marry now, अच्छा होगा अब वो शादी कर ले। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सजेशंस में यूज किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सजेशंस इसको बोलते हैं, वैसे सजेशन भी या रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशंस, स्ट्रॉन्ग सजेशंस वाले या रिकमेंडेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं, हैड सूनर, ठीक है, हैड सूनर, हैड सूनर, हैड रादर, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ भी हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। इनके साथ प्लस टू, इन तीनों के साथ प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। इन तीनों के साथ हैड सूनर, हैड रादर, हैड बेटर, इन तीनों के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। और ये जो सेंटेंस होते हैं, हैड सूनर मतलब जल्द से जल्द कोई काम करिए, हैड सूनर जल्द से जल्द कोई काम करिए, हैड रेदर बेहतर होगा, बेहतर होगा कि आप ये काम करें। तो हमारा जो यूज है वो बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं इस तरह के वर्ड यूज करके। जैसे आई हैड रादर नॉट सी हिम, मैं उसे नहीं देखती तो अच्छा होता, या सी हैड रादर बी आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, उसे अच्छा होगा, बेहतर होगा कि वो बाहर फ्रेश एयर में रहे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज होगा। मीट, स्टे, मैरी, ये सारे वर्ब के बेस फॉर्म हैं। और इसके साथ ही हमारा अगला यूज होता है मूड में। 8th नंबर तक मैंने आपको बता दिया। 9th नंबर जो है वो मूड चैप्टर है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, उसमें जो है हमारा यूज होता है बेस फॉर्म, जो कि नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो मूड एक पूरा चैप्टर है, पूरा ग्रामर का पोर्शन है, एक छोटा सा ही पोर्शन है। तो वो मूड में हम जो है अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। तो मूड में, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज होता है वर्ब का बेस फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ तक सारे वर्ब के बेस फॉर्म मैंने बता दिए जितने भी यूज होते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट है आपको इसमें तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। और इस वीडियो को देखकर अगर आपको ये बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट है। तो आज के लिए इतना ही। और
लास्ट में मैं ये कहूंगी कि अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है, मेरे स्टूडेंट्स तो बेनिफिटेड हो ही रहे हैं, अगर कोई आप में से किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला जो भी क्लास आएगा वो आपको अपडेट होता रहे। और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।